नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। करीब 48 घंटे पहले सोनीपत के सुशील कुमार रेसलिंग ट्रेनिंग सेंटर के कोच पवन ने निशा दहिया नाम की रेसलर और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के आरोपी कोच पवन को आज दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के द्वारका से गिरफ्तार कर लिया। कुछ महीनों पहले ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पर भी हत्या का आरोप लगा, जो आज जेल में। हैरानी की बात यह कि देश को मान दिलाने वाले, देश का तिरंगा थामने वाले पता नहीं कब अपराध के दलदल में शामिल हो जाते हैं। खुद उन्हें शायद पता नहीं चलता होगा। आज हम आपको धाकड़ एक्सक्लूसिव में बताने जा रहे हैं कि खेल के चैंपियन कैसे क्राइम के चैंपियन बन जाते हैं। सोनीपत में यूनिवर्सिटी लेवल मेडल विनर रेसलर निशा दहिया और उसके भाई की गोली मारकर बुधवार को हत्या कर दी गई। निशा की मां का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हत्या का मुख्य आरोपी सोनीपत के गांव हलालपुर में स्थित पहलवान सुशील कुमार रेसलिंग एकेडमी का कोच पवन है, जिसे दिल्ली के द्वारका से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच करेगी। अदालत तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर अपना फैसला सुनाएगी। आरोप सिद्ध हुए तो आरोपी को सजा मिलेगी और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए। पहला सवाल, आरोपी को सजा मिलने के बाद क्या वाकई बात खत्म हो जानी चाहिए? दूसरा सवाल, रेसलिंग के खेल में अपराध इतना हावी क्यों हो रहा है? तीसरा सवाल, रेसलिंग खिलाड़ियों के कदम क्राइम की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? चौथा सवाल, रेसलिंग के खिलाड़ी क्या ताकत के नशे में अपराध कर रहे हैं? पांचवां सवाल, खिलाड़ियों का अपराध की तरफ झुकाव किसी मनोवैज्ञानिक दबाव का नतीजा है? खेल जो है उसका और अनुशासन का एक गहरा नाता है। बगैर अनुशासन के खेल संभव नहीं है और बगैर अनुशासन के खिलाड़ी संभव नहीं है। तो सवाल यही है कि जिस मिट्टी से अनुशासन सीख करके जो खिलाड़ी एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करता है, आखिर क्या वजह है कि वो अनुशासन को छोड़ करके, उन तमाम खेल की शिक्षा और ज्ञान को छोड़ करके उनके कदम अपराध की तरफ बढ़ने लगे हैं। रेसलिंग या किसी भी दूसरे खेल के खिलाड़ी और उनके कोच खूब मेहनत करते हैं ताकि देश का नाम रोशन हो सके, अपनी पहचान बना सके। लेकिन पल भर के गुस्से और एक गलत कदम का नतीजा जेल होता है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? हमारा एक खिलाड़ी कोई भी वारदात करता है वो एकदम हाइलाइट्स हो जाती है। अगर कोई अननोन कोई ऐसी वारदात करता है वो हाइलाइट्स नहीं होती। तो खिलाड़ी को थोड़ा सा हाईलाइट ज़्यादा किया जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, स्पोर्ट्समैन के अंदर एनर्जी लेवल तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसके अंदर टॉलरेशन पावर भी थोड़ी सी कम होती है। अगर उसके साथ कोई गलत होती है तो वो बार बार अगर गलत हरकतें होती हैं या कोई किसी तरह का अनडिसिप्लिन होता है तो वो थोड़ा सा फिर अग्रेसिव हो जाता है। ये सोनीपत के जिला खेल अधिकारी प्रदीप पालीवाल हैं। इनको लगता है कि खिलाड़ियों के अपराध को ज्यादा तूल दिया जाता है क्योंकि खिलाड़ी मशहूर होते हैं, लेकिन ये तार्किक नहीं लगता। ये तर्क सही लगता है कि रेसलिंग के खिलाड़ी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उनमें बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती है। रेसलिंग खिलाड़ियों के मनोविज्ञान पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन क्या सिर्फ यही एक वजह है कि रेसलिंग से जुड़े लोग अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं कि उनमें बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती है? शायद नहीं। अनुशासित ना होना भी एक बड़ी वजह है, जो खेल अधिकारी खुद मानते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मीडिया में कुछ ज़्यादा इसका उछाल हो गया है। पहले भी वारदात होती रही हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में मैंने पहले भी बोला है कि जो ये अखाड़ा संचालक मैनेजमेंट है, इनको थोड़ा सा अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। और काफ़ी अखाड़े गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं हैं। वो पर्सनल लेवल पे गांव में या कहीं भी खोल लेते हैं। वो पर्सनल ज़मीन पे पर्सनल उनके कोचेज होते हैं, तो उसका सरकार के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। सोनीपत के रेसलिंग ट्रेनिंग सेंटर में हुआ यह हत्याकांड कोई पहली घटना नहीं। इससे पहले जिसमें रेसलिंग का नाम अपराध के साथ जुड़ता है, ऐसा पहले भी हुआ है। बीते मामले अगर बताएं तो सुशील कुमार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भारत को बड़ी ख्याति दिलाई, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक रेसलर हैं, उन्होंने उनकी सागर हत्याकांड मामले में गिरफ्तारी होती है। ऐसे तमाम कई बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। पूरा भारत उनके सामने तालियां बजाता था, लेकिन आज वही भारतीय लोग हैं, उनके नाम को सुन करके उनके अंदर एक खौफ आता है, वो उनके नाम को सुन करके सिहर जाते हैं। रेसलर सुशील कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेसलिंग के खेल में देश को पहचान दिलाई।
ओलंपिक में 2 मेडल जीते, लेकिन अपराध के चक्रव्यूह से नहीं बच सके। रेसलर सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में आज जेल में हैं। खेल से जुड़े अधिकारी खिलाड़ियों के अपराध की तरफ झुकाव को खिलाड़ियों से मिलने जुलने वालों को भी मानते हैं। वो मानते हैं कि संगति का असर है जो रेसलिंग खिलाड़ी अपराध की तरफ झुक रहे हैं। खिलाड़ी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है खिलाड़ियों की। बहुत सारे इनके साथ सर्कल में और भी लोग होते हैं। अब ये कल का ही केस है, चलो खाड़ा संचालक थे, लेकिन खाड़ा संचालक अकेला नहीं था, उसके लोगों साथ और भी होंगे लोग, वो तो खिलाड़ी नहीं थे। तो खिलाड़ियों का तो वैसे थोड़ा सा बदनाम किया जाता है। एक खिलाड़ी होता है, उसके साथ 5 लोग और होते हैं, उन 5 लोगों को नहीं लिया जाता, एक खिलाड़ी का नाम आता है। रेसलिंग के खेल और खिलाड़ियों को जानने और समझने वाले लोग मानते हैं कि रेसलर शरीर को ताकतवर बना लेते हैं। जो रेसलर पदक नहीं जीत पाते, खेल में पिछड़ जाते हैं, वो ऐशो आराम और शॉर्टकट में पैसे कमाने की हसरत में किसी न किसी गैंग में शामिल हो जाते हैं। अपनी ताकत का इस्तेमाल जमीनों पर कब्जे और रंगदारी मांगने में करते हैं और फिर जुर्म की दुनिया को अपना लेते हैं। प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नवभारत, सोनीपत। और हमारे साथ जयप्रकाश जी जुड़ चुके हैं, जो कि अध्यक्ष हैं दिल्ली रेसलिंग फेडरेशन के। जयप्रकाश जी, आपने भी नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ समय से रेसलिंग खिलाड़ियों और कोच के द्वारा कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया गया। इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, इसके पीछे कोई अपराध तो कोई भी खिलाड़ी कोई भी कर बैठते हैं, लेकिन एक पहलवानों पे जो ये शर्मनाक जो घटनाएं हो रही है, ये बड़े शर्म की बात है। ये हमें किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि भाई ये कोच अपने जो जिसको कोचिंग दे रहे हैं उनके साथ ऐसा हो, और ये बहुत ही बुरी घटना है। और इसको सारे पहलवानों से जोड़ के मत देखो कि भाई सारे पहलवान ही ये करते हैं। कुछ लोग होते हैं। सभी के ऊपर ये आरोप नहीं है सर, लेकिन जो लोग इसमें संलिप्त अभी मिले हैं, जिसमें कि सुशील कुमार का नाम सबसे प्रमुखतः लिया जाता है। हाल ही में जो एक महिला पहलवान की हत्या की गई, उसमें भी एक अखाड़े के जो मालिक है उसी का नाम सामने आया, उसे गिरफ्तार किया गया है जी। तो मेरा सवाल है कि जो तो लोग स्टैचर पर पहुंच जाते हैं इस गेम जहां तक मेरी जानकारी सर है कि खिलाड़ी को संतुलन मानसिक और शारीरिक सबसे पहले सिखाया जाता है, तो ये कैसे मानसिक संतुलन खो जाते हैं? देखिए, कई ये जांच का विषय है, वैसे तो इस पर ज्यादा कुछ बोलना अभी ठीक भी नहीं है। अभी जांच होगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप इस तरह की वारदात करते हैं तो ये एक मानसिकता में कुछ ना कुछ फर्क होता है जी। जो फर्क होता है उसकी वजह से ये सारे काम होते हैं। कई बार जब ज्यादा डिमांड कोई प्लेयर, आजकल रेसलिंग की डिमांड बहुत है, रेसलिंग हमारी लड़कियां बेटियां बहुत आगे निकल के जा रही हैं, तो वो भी कुछ सोचती है कि कुछ हम आगे बढ़े, कुछ आगे निकले, अच्छा कोच मिले जी। तो उसमें मैं आपको एक सलाह ये बता सकता हूं कि आने वाले टाइम में हम ये सोच करके रखनी चाहिए कि भाई जो भी ये लड़कियां हैं, मेरा सवाल दरअसल ये है, देखिए खिलाड़ी को चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स में हो, 2 चीजें सबसे पहले सिखाई जाती हैं, संयम और संतुलन। अगर पहलवानों का ये ऐसे कृत्यों में लिप्त होना सामने आता है, अपराधों में लिप्त होना सामने आता है, तो क्या माना जाए कि उनको ताकत का गुमान हो जाता है कि आप पहलवानी कर रहे हैं, दूसरों से शारीरिक ताकत आपके अंदर ज्यादा है, इसलिए ऐसा होता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये दिमाग, और जो दिमाग खराब जो कह लो या कोई समय खराब कह लो, तब ये सब काम होते हैं। नहीं, मैक्सिमम पहलवानों के आप बताइए कितने पहलवान हैं, कितने सब लोग हैं, क्या एक जगह भी। हाँ, दूसरी बात, जो पहलवान नहीं है, जैसे कोच, कोई जरूरी नहीं है कि कोच पहलवान होगा, कोई जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग का पूरी उसने की होगी। ये लोग एक अखाड़ा बना लेते हैं, अपना नाम रख लेते हैं कि भाई ये फलाना कोच, फलाना, ये तो सब उसी तरह के होते हैं। तो इसलिए जो है ये कह देना कि भाई ये क्राइम तो हुआ है, बहुत खतरनाक क्राइम है जो चल रहा है, जो हमारे ऊपर दाग लग रहा है। लेकिन ये अखाड़ों का जिक्र आपने किया सर, जो नॉन रजिस्टर्ड अखाड़े होते हैं वो कैसे पनप जाते हैं? उसमें उसको फंड कहां से मिल जाता है? देखिए, फंड कुछ तो खुद ही इकट्ठा करते हैं, लोगों से ले लेते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छा है, सब कुछ है, तो वो लोग अपनी आपको ज्यादा वो बनाने के लिए, अपनी हवा बनाने के लिए वो अपना खर्चा करते हैं, और कुछ पहलवानों को रखते हैं, कुछ ये करते हैं। इसमें ज्यादातर जो पहलवान नहीं है, अच्छे पहलवान नहीं है, या जो खाली एक सीजन होता है पहलवानों को, उसमें आते हैं, इस तरह के काम वो पहलवान करते हैं। तो जयप्रकाश जी, जो नॉन रजिस्टर्ड अखाड़े होते हैं, क्या फेडरेशन की तरफ से कम स्टेट में या कम से कम जिले की जो फेडरेशन है वो जिम्मेदारी ले कि जो नॉन रजिस्टर्ड अखाड़े हैं उनको पनपने ना दिया जाए, या कोई लीगल एक्शन उनके ऊपर हो?
देखिए ऐसा कोई कानून ही नहीं है अभी रेसलिंग के ऊपर। प्राचीन अखाड़े चल रहे हैं, नए अखाड़े एकेडमी बना लेते हैं लोग। ऐसा कोई कानून नहीं है। कोई कानून बनेगा तो हम जरूर एक्शन लेंगे। हमारी भी फेडरेशन है, हम फेडरेशन से भी लेंगे। लेकिन ये सब चीजें कानून में आ जाएं, कोई इनके लिए एक इंसाफ का तराजू बन जाए तो हम लोग भी इस पे कार्रवाई करेंगे। क्या फेडरेशन की हैसियत से आप लोग मांग करेंगे या ऐसा कोई कानून होना चाहिए, या कम से कम जो एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है पहलवानों की वो हो, मानसिक तौर पर और मजबूत वो रहें? इसके बारे में बहुत जल्दी मैं आज भी जो हमारे सांसद हैं और जो ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उनके घर पे बैठा हुआ हूं और हमारी इसके ऊपर ये डिस्कशन बहुत अब चल रही है। शुरुआत करेंगे कि ये सब जो हो रहा है हमारे कुश्ती के लिए बहुत खराब है, जिससे हमारी इमेज खराब हो रही है। आज कल में अब जब हम फ्री हो जाएंगे तो एक मीटिंग बुलाएंगे और वो मीटिंग में सब वो करेंगे और सारी चीजें फिर मैं माने जो हमारे अध्यक्ष जी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी WFI के, तो वो भी आपके साथ जुड़ेंगे। वो ठीक है सर। जयप्रकाश जी, उम्मीद करूंगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह से जो आपकी मुलाकात रहेगी वो फलदायक हो और कुछ सकारात्मक नतीजा इसका निकलता हुआ हम लोग देखें, और उसके बाद वापस आपके साथ हम जुड़कर इस बात की जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू बहुत बहुत। कोच पवन क्राइम के दलदल में फंसने वाला कोई पहला खिलाड़ी या कोई पहला कोच नहीं है। इससे पहले कई खिलाड़ी और कई कोचेस पर गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें कि ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार का नाम भी शामिल हो चुका है। आज सुशील कुमार जेल में। हम आपको बताने ये जा रहे हैं कि खिलाड़ियों और कोच का संबंध अपराध से कैसे जुड़ जाता है। ये एक मनोवैज्ञानिक विकार है या इसके पीछे की वजह कुछ और है? कोच पवन कुमार आज सलाखों के पीछे। 2 दिन पहले तक सोनीपत के सुशील कुमार रेसलिंग ट्रेनिंग सेंटर में यंग रेसलर्स को ट्रेनिंग देता था। देश को गौरव दिलाने वाला पवन एक क्रिमिनल बन गया है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? ये कोच नहीं है। कोच का एक डिप्लोमा होता है 1 ईयर्स का, जो भारत सरकार का पटियाला में है, गांधीनगर में, कलकत्ता में। और वहाँ जो नेशनल प्लेयर होता है, नेशनल चैंपियन होता है, इंटरनेशनल होता है, वो उस कोचिंग डिप्लोमा को फेस करते हैं। पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है। उसको टेस्ट देने के बाद वहाँ साइकोलॉजी की क्लास भी चलती है, जो कोच को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया जाता है। तो कुछ ये वो लोग हैं जो कुछ दिन किसी कोच के पास अखाड़े में रह लिए या खेल के मैदान में रह लिए और वो अपने आप को कोच कहने लगते हैं। वो कोच नहीं है, उनको साइकोलॉजी का ज्ञान ही नहीं है, खिलाड़ी को कैसे मोटिव करना है। रोहतक सोनीपत में लगभग 300 अखाड़े हैं। इन अखाड़ों में 70% से ज्यादा अखाड़े गैर मान्यता प्राप्त हैं, जिसका मतलब यह है कि इन अखाड़ों को संचालित करने वाले अधिकारी पूर्ण प्रशिक्षित नहीं होते। हम आपको समझाते हैं कि अखाड़े किस प्रकार संचालित होते हैं। गैर मान्यता प्राप्त अखाड़ों के मूलतः 2 धड़े विभाग होते हैं। एक विभाग अखाड़े के आम काम धाम करता है, जैसे स्वास्थ्य को दुरुस्त रखना, रोस्टर बनाना, ट्रेनिंग, कोचिंग, फिटनेस और खान पान का ध्यान रखना। दूसरे विभाग की जिम्मेदारी अखाड़े को चलाने के लिए फंड इकट्ठा करने की होती है, जिसके लिए वो उगाही करता है। गैंगस्टर, माफिया, बिल्डर के इनसे सीधे संपर्क होते हैं। धमकी देकर लोगों को जमीन छोड़ने पर मजबूर करते हैं। अखाड़े के लोगों को इस तरह की कमाई का कट मिलता है, या इस तरह से कमाए गए पैसों को अखाड़े के डोनेशन में दिखाया जाता है। रेसलर्स के बाहुबल से डरा धमका कर यह सारा काम किया जाता है। बड़े मामलों में बात मर्डर और किडनैपिंग तक आ जाती है। यही रेसलिंग खिलाड़ियों और अपराध में गठजोड़ होता है। कोच कई बार खुद एक एग्जाम्पल होते हैं और कभी कभार खुद किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में लिप्त होते हैं, तो अपने जो उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी उस रास्ते की तरफ ले चलते हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि जिसको आप गुरु बनाएं वो क्रिमिनल एक्टिविटी में तो लिप्त नहीं है, और अगर है तो आप अपने आप को दून से किनारा कर लीजिए। पिछले 1 वर्ष में इस प्रकार के अपराध की कई वारदातें हुई, जिसका एक कारण फंड्स की व्यवस्था हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये किसी मनोवैज्ञानिक विकार का नतीजा है। जब अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से मिलती है, हमारे कनेक्शंस बनते हैं, तो एक गैप आ जाता है, और उस गैप की वजह से हमारा जो इंक्लिनेशन होता है वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है। जब हम एक डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में होते हैं तो हम बहुत सोच समझ के, एक मोटिवेशन के साथ, एक डेडिकेशन के साथ, एक कमिटमेंट के साथ अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। वजह मनोवैज्ञानिक हो या फिर कोई और, अपराध को किसी भी हाल में जायज नहीं ठहराया जा सकता। रेसलिंग के खेल को जानने समझने वाले लोग ये भी कहते हैं कि ये लोग अपना ज्यादातर समय अखाड़ा और ट्रेनिंग में बिताते हैं। अखाड़ों में ट्रेंड ऐसे पहलवानों का एनर्जी लेवल बहुत अधिक होता है।
उस एनर्जी या ताकत का सही इस्तेमाल नहीं होने से झुकाव अपराध की तरफ होता है। लिहाजा जरूरी है कि इनकी ताकत का सही इस्तेमाल हो। अखाड़ा बहुत डिसिप्लिन्ड जगह है, पर अगर इस डिसिप्लिन को सही तरीके से उनके कोच, उनके मेंटोर्स उनको खड़ा ना कर पाए, या स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर ये बताया जाए कि सिर्फ जीत ही जीत है, हार नहीं है, उसके लिए आपको साम दंड भेद सब करना पड़ेगा, तो यहाँ आप लूज कर जाएंगे। आप उसका जो ग्रेविटी है वो लूज कर जाएंगे। कोच को अपने जो उनके फेलोशिप्स हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, उनको हारना भी सिखाना चाहिए। अपराध की तरफ आकर्षण सिर्फ रेसलिंग के खिलाड़ियों का नहीं है, ऐसे कई और खिलाड़ी हैं जिन पर गंभीर आरोप है। अर्जुन अवार्ड विजेता जय भगवान पर मारपीट और रिश्वतखोरी का आरोप लग चुका है, गिरफ्तारी तक हो चुकी है। कबड्डी के नेशनल चैंपियन रोहतक के सनी देव पर हत्या, लूट, डकैती के 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कुश्ती, डिस्कस और जैवलिन थ्रो का स्टेट चैंपियन सोनीपत का संजीत कुक्की गैंग का शार्प शूटर बन गया। 2017 में पानीपत में पहलवान सतबीर की हत्या का उस पर आरोप है। विक्की बॉक्सर जूनियर नेशनल बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक विजेता रहा है, लेकिन आज अपराध को अपना जुनून बना लिया है। हाल के दिनों में देखा गया कि न सिर्फ रेसलिंग खिलाड़ी बल्कि उनके कोच भी अपराध के दलदल में समा गए हैं। सोनीपत का कोच पवन हो या फिर रोहतक का कोच सुखवेंद्र, जिसने 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। अखाड़ों में आप देखेंगे एक गुरु शिष्य वाला चलन आज भी है। तो इस चीज के लिए मैं ये कहूंगी कि उन गुरु को एक मेंटोर की तरह ये पता होना चाहिए कि उस रेसलर की पर्सनल लाइफ में, उस रेसलर की सोशल लाइफ में और उसकी जो रेसलिंग लाइफ है उसमें एक्चुअली क्या चल रहा है, क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, किसके साथ उठना बैठना है, ताकि एक मॉनिटरिंग जो प्रॉपर लेवल पे है वो हो सके, उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर सके। हरियाणा के खेल के मैदान में कई ऐसे चैंपियन हैं जो अपराध के दलदल में फंस चुके हैं। अखाड़ों के पहलवान, कबड्डी, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग और फुटबॉल के मैदान के चैंपियन खिलाड़ी अपराध की दुनिया में दांव लगा रहे हैं। प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नवभारत, सोनीपत। और अब बात जम्मू कश्मीर की। श्रीनगर में अक्टूबर महीने से ही टारगेट किलिंग हो रही है। आतंकी लगातार कश्मीरी पंडितों और स्थानीय नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, और इसी डर से जम्मू में रहने वाली कश्मीरी पंडित श्रीनगर में अपनी नौकरी फिलहाल ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। वो घर से ही काम करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन को कर्मचारियों की मांग मंजूर नहीं और उन्हें नौकरी से निकालने का ऑर्डर थमा दिया गया है। ये हमें बोलते हैं आप मरने के लिए जाओ सर, टारगेट किलिंग हो रही है वहां पे। ये बोलते हैं आप मरने के लिए, तो मुझे बोलते हैं मास्क उतारो, मैं आपका नाम लिखूंगा, मैं आपको टर्मिनेट करवाऊंगा। मैं अपने लोगों के लिए मरूंगा, अपनी बहनों के लिए लड़ूंगा। बोल भाई। कश्मीर में आतंकी पिछले 2 महीनों से बेलगाम हुए हैं। अक्टूबर महीने से एक बार फिर टारगेट किलिंग शुरू हो गई है, जिसमें कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर निशाना बनाया जा रहा है। एक बार फिर उन्हें घाटी छोड़ने पर यह आतंकी मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में कश्मीरी पंडितों में डर का माहौल है। कश्मीरी पंडितों को अपनी जान की चिंता है। एक और जहां कश्मीरी पंडितों को आतंकियों का खौफ है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इनकी नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा है। पिछले 8-10 साल से पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी पंडितों को श्रीनगर में टीचिंग, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में नौकरी मिली हुई है। ये पिछले कई सालों से ईमानदारी और कड़ी मेहनत से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अक्टूबर महीने से टारगेट किलिंग शुरू होने के बाद ये श्रीनगर से जम्मू लौट आए हैं। इन्हें अपनी जान का डर है, इसलिए फिलहाल ये श्रीनगर नहीं जाना चाहते हैं और वर्क फ्रॉम होम ही करना चाहते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट को यह मंजूर नहीं और डिपार्टमेंट ने इन कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नोटिस निकाल दिया है। अगर ये ड्यूटी जल्द ज्वाइन नहीं करेंगे तो इन्हें सैलरी नहीं मिलेगी या इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जो बच्चे हैं इन पे दबाव बनाया जाता है कि आप ड्यूटियां ज्वाइन कर लो। जिस तरीके से आप देख रहे हैं घाटी के अंदर जो सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है, उसमें चुन चुन को कश्मीरी हिंदूज या वो हिंदूज हो या कोई भी हो, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और हमारे जो एम्प्लॉयज है ना, इनके पास अकोमोडेशन है, ये दरबदर की ठोकरें खाते हैं, कोई सिक्योर्ड अकोमोडेशन है ही नहीं। और इस समय अकोमोडेशन की बात छोड़िए, इस समय हालात वहाँ पे ऐसे नहीं है कि हम ऑफिस जाए। क्या था रिप्रेजेंटेशन में, क्या था रिप्रेजेंटेशन में? हमें ब्रीदिंग पीरियड दिया जाए, अभी हमारे ऊपर दबाव ना बनाया जाए वहाँ पे नौकरी करने के लिए, और हमारी सैलरी रिलीज की जाए, और हमें अभी
जब तक घाटी से के काम अंदर- करना चाहते हैं बिल्कुल सर, काम तो हम करना चाहते हैं, ऑनलाइन भी हम कर रहे हैं और हम जाना चाहते हैं, लेकिन एक बारी वहां पे ग्राउंड पे हालात सुधरे तो सर। इन कर्मचारियों का डर जायज है। इन कर्मचारियों की मजबूरी भी गलत नहीं, क्योंकि पिछले 2 महीनों में जिस तरह से घाटी में आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया है, उससे ये काफी डरे हुए हैं। जब टाइम्स नाउ नवभारत ने रिलीफ और रिहैब कमिश्नर से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने साफ किया कि उन कर्मचारियों को जल्द से जल्द काम पर लौटना होगा। कश्मीर में हालात अब ठीक हैं और इन्होंने ये बॉन्ड साइन किया है कि हालात जो भी हों, ये काम पर जरूर आएंगे। जब वो किलिंग्स हुई थी उसके बाद मैं खुद गया था श्रीनगर सिचुएशन को एसेस करने के लिए, तो कोई ऐसी बात नहीं है जो ये कह रहे हैं। इनकी आदत हो गई है कि जो ही वहाँ पे कुछ हो जाता है कोई अनटोवर्ड, बस ये भाग आते हैं जम्मू। हमने ड्यूकॉम से भी बात की है, वो ये कह रहे हैं कि इनको जो टीचर्स है दे कैन वर्क फ्रॉम होम, उनके ऑनलाइन क्लास चलते हैं, वो घर से काम कर सकते हैं, लेकिन वो भी श्रीनगर कैंप से, जम्मू से नहीं। इन्होंने 10 साल पहले एक बॉन्ड लिख के दिया है जो मेरे पास है, उसमें इन्होंने लिख के दिया है कि जो हमारा डीडीओ है उसकी परमिशन के बगैर वैल्यू को हम छोड़ेंगे नहीं। और आज ये वैल्यू को छोड़ के कैसे आ गए हैं। ये बात ठीक है कि इन्होंने नौकरी ज्वाइन करने से पहले बॉन्ड साइन किया था, लेकिन क्या कोई बॉन्ड किसी की जिंदगी से बड़ा हो सकता है? क्या कोई बॉन्ड ये गारंटी दे सकता है कि आतंकी ने घाटी में निशाना नहीं बनाएंगे? सर बॉन्ड लिखने का ये मतलब नहीं है दे आर बॉन्डेड स्लेव्स, क्योंकि स्लेवरी खत्म हो गई है। राजा महाराजों के टाइम से स्लेवरी होती थी, नब इट इज ए डेमोक्रेटिक सेटअप, एवरीबॉडी हैज गॉट द राइट टू वॉइस देयर कंसर्न। अगर गवर्नमेंट नहीं मिटिगेट करेगी तो कौन कर सकता है? तो इसलिए मीडिया का रोल है, ये भी हमारे बच्चे हैं, जो वहाँ पे लोग हैं वो भी हमारे ही हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हम ये इशू नहीं बनाना चाहते कि स्टेट को डिवाइड करें। ये कर्मचारी अपनी जगह ठीक हैं कि आतंकी की वजह से ये फिलहाल अपनी ड्यूटी नहीं ज्वाइन कर सकते, तो वहीं अधिकारी भी मजबूर हैं क्योंकि उन्हें कश्मीर में ग्राउंड पर काम करने वाले लोग चाहिए। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए, जिससे इन कर्मचारियों के घर का चूल्हा जलता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और इस वक्त हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, वहां के लोगों से आपने बात की, जिन लोगों को ये नोटिस थमा दिया गया, उन लोगों से आपने बात की, क्या कहना है उनका? देखिए, अगर हम इस कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की बात करें तो इन्होंने पिछले 3 दशक में काफी मुश्किलातों का सामना किया है। देखिए, 90 में भी ऐसे हालात क्रिएट किए थे जिसकी वजह से 5 लाख के करीब कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा था, और 30 साल के बाद भी कश्मीरी पंडित अपने घरों से दूर रह रहे हैं। अभी 6000 के करीब जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत मुलाजिम थे वो कश्मीर में पिछले कई सालों से काम कर रहे थे, लेकिन आपने खुद देखा है कि अक्टूबर के महीने से किस किस्म के हालात हैं, टारगेटेड किलिंग हो रही है, उसकी वजह से एक डर का माहौल है। लेकिन एक तरफ ये आतंकवादियों के निशाने पे और दूसरी तरफ इनको लग रहा है कि ऑफिशियल विक्टिमाइजेशन भी हो रही है। अफसर भी इनके साथ नहीं है, अफसर भी समझ नहीं पा रहे कि किन मुश्किलातों का इनको सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जैसे फील्ड स्टाफ ड्यूटी है, अगर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात करें तो उनका कहना है कि ये वक्त नहीं है कि आप हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के बजाय एक शो कॉज नोटिस इशू करने का। ऑब्वियसली जेन्युइन बात भी कर रहे हैं, क्योंकि ये वक्त है इनके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करने का, एक कॉन्फिडेंस पैदा करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से जो ये अफसर हैं जो इन्हें वो चिट्ठियां थमा रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी था ये अफसरों को इनके पास जाना। क्या इनमें से कोई अफसर इनके पास कैंप में गया? नहीं। क्या इनमें से किसी भी अफसर ने इनके साथ फोन पे बात करने की कोशिश की? नहीं। क्या इनमें से किसी भी अफसर ने इनका सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ाने की कोशिश की? नहीं। तो सब कुछ ना करने के बजाय इससे यह लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन की प्रणाली में जो नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित वहां रहें, जो एक डर का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, और यही इनको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद मनोज सिन्हा जी इसको देखें, ताकि एक बार ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए ताकि कश्मीरी पंडित जाके फिर से वहां काम कर सके। वो कहते हैं इस समय हमने एक रिप्रेजेंटेशन दी है, रिप्रेजेंटेशन में हम यही कहना चाहते हैं कि अभी हम घर से काम करेंगे, ऑनलाइन काम करेंगे, और जब तक थोड़े से हालात सुधरते हैं, क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि टीआरएफ जो लश्कर तोयबा है, पाकिस्तान के कहने पे किस तरीके से टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं। एक हाइब्रिड वॉरफेयर का दौर शुरू हो गया है जिसमें पार्ट टाइम टेररिस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिस्तौल लेके आते ये हैं, वो किसी कौम है को जिसने 90 के दशक में एग्जाइल देखा है, किस तरीके से उनको अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ये वो लोग हैं जो कि आज की तारीख में देख रहे हैं कि आतंकी संगठन किस तरीके से नाम और कौम देख करके निशाना बना रहे हैं, जहां के रहने वाले वो सब तमाम चीजें देख के निशाना बना रहे हैं। अगर प्रशासन के द्वारा तमाम दावे किए जाने के बाद
बाद प्रशासन के द्वारा तमाम भरोसा दिए जाने के बावजूद भी लोग वापस अपने काम करने की जगहों पर इसलिए जाने को राजी नहीं है कि उनको जान का खतरा है, तो क्या फेल्योर फिर प्रशासन के एंगल पर नहीं है? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए प्रशासन का जो कहना है, प्रशासन का कहना है कि हम नहीं चाहते कि एक बार फिर से प्लान हो, क्योंकि उससे आतंकवादी जो है एनकरेज हो जाएंगे, वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, प्रशासन का कहना भी सही है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक बार फिर से आतंकवादी और पाकिस्तान अपने मंसूबे में कामयाब हो, क्योंकि उन्होंने जो भय का माहौल क्रिएट किया वो यही वजह है। लेकिन जो प्रशासन का एक और भी जो बनता है, दायित्व बनता है, वो दायित्व बनता है कि कॉन्फिडेंस जनरेट करना, उनका दायित्व बनता है इनकी बात भी सुननी, उनका दायित्व बनता है कि इनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। आप सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप शो कॉज नोटिस दे रहे हैं। दैट मीन्स कि एक तरफ तो टेररिस्ट के निशाने पे और दूसरी तरफ आप भी डरा धमका रहे हैं। आप ये कह के डरा धमका रहे हैं कि अगर आप नौकरी ज्वाइन नहीं करते आपको नौकरी से या निकाल दिया जाएगा, तो या तो आपकी सैलरी बंद की जाएगी। तो बहुत ही सही सवाल पूछे। जब मैंने यही सवाल रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर से पूछा तो उन्होंने कहा ये बॉन्ड लिख के इन्होंने दिया, तो क्या कोई जान से ज्यादा बड़ा बॉन्ड हो सकता है? बिल्कुल ये सवाल वाजिब है। कम से कम जो लोग अभी डरे हुए हैं, प्रशासन के जो सुरक्षा के प्रशासन उनके बीच में जो सुरक्षा का भाव, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं जगा पा रहा है, वो उनके लिए कम से कम प्रशासन जवाब दे कि बॉन्ड ज्यादा जरूरी है या लोगों की जान ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका हम तक जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। और अब बात धाकड़ एक्सक्लूसिव में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आ रही एक तस्वीर की। यहां टिकट बंटवारे को लेकर सपा नेता आपस में भिड़ गए। सपा के पूर्व एमएलए शाद अली और ब्रजेश यादव आपस में उलझ गए। पूर्व मंत्री आर के चौधरी की जनसभा में पूरा हंगामा हुआ, ये झड़प हुई है और वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो समाजवाद, सामाजिक सौहार्द का संदेश देता हुआ नजर आता था, जिन लोहिया की दलील देते हैं तमाम समाजवादी, जो लोहिया कहते थे कि आपस में कम से कम झगड़ना नहीं है, सबको साथ लेकर के आगे चलना है, उसी समाजवादी पार्टी के एक समारोह में, पूर्व मंत्री आर के चौधरी के समारोह में दो नेता आपस में टिकट को लेकर के भिड़ जाते हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर के अनुशासन की हालत इस वक्त क्या है, उसकी जीती जागती तस्वीर आपको प्रतापगढ़ से देखने के लिए मिली, जहां समाजवादी पार्टी के नेता आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए। एक तरफ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में चुनावी दौरे पर हैं, लोगों के बीच में भरोसा जता रहे हैं कि पार्टी आपके साथ है, आपका भला हम करेंगे, तो वहीं नेताओं को एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है जो कि एक ही पार्टी से संबंधित हैं। और धाकड़ एक्सक्लूसिव में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की 10 अहम खबरों की तरफ। और अब बात राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जहां एक अनाथ आश्रम में रहने वाले 8 से 10 साल के बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया। जयपुर के श्री हिंदू अनाथ आश्रम में जयपुर, भरतपुर, अजमेर, दौसा और आसपास के जिलों के 19 बच्चे रह रहे थे। यह मामला तब सामने आया जब बच्चों के यौन शोषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और बाल आयोग के अधिकारियों तक यह वीडियो पहुंचा। यह है राजस्थान की राजधानी जयपुर का श्री हिंदू अनाथ आश्रम। एक ऐसा आश्रम जिसे अनाथ बच्चों के सहारे के लिए बनाया गया था। एक ऐसा आश्रम जिस पर थी अनाथ बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी। लेकिन इस आश्रम में जो हुआ उसे अगर आप सुन लेंगे तो पैरों के नीचे से जमीन गायब हो जाएगी। इस अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चों के साथ जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। जयपुर के श्री हिंदू अनाथ आश्रम में मासूम बच्चों के साथ यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आश्रम में कुल 19 बच्चे रहते हैं, जिनमें से 8 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया गया है। ये है वो बाल आश्रम जहाँ पर पूरा घटनाक्रम हुआ है। नटानियों के मोहल्ले के अंदर ये आश्रम है। फिलहाल आश्रम पर ताला लगा रखा है, अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। काफ़ी प्रयास भी किए गए, लेकिन ये ताला अगर पहले लग गया होता तो शायद ये घटनाक्रम नहीं होता। लेकिन अब ज़बान पर ताले लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बात जब निकलती है तो दूर तक जाती है और बात निकल चुकी है। मामला दर्ज हो चुका है, पुलिस में मामला है, पुलिस जांच कर रही है। बच्चों को यहाँ से ले जाया गया है। फिलहाल बच्चे यहाँ पर नहीं हैं। अब यहाँ पर सिर्फ है तो बंद दरवाज़ा है और अंदर कुछ लोग बताए जा रहे हैं, जो हो सकता है कार्यकारिणी के हों, हो सकता है यहाँ पर जो केयर टेकर हो वो हों। पिछले कई महीनों से मासूम यौन शोषण का शिकार हो रहे थे, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से चाइल्ड लाइन और बाल आयोग को मिली थी, जिस पर दोनों ही टीम वहां पर बच्चों की काउंसलिंग के लिए पहुंची।
काउंसलिंग के दौरान एक के बाद एक पीड़ित बच्चे सामने आने लगे। चाइल्ड लाइन और बाल आयोग की टीम ने पास ही के थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में उन्होंने बताया कि रात के समय बाहर के लोग अनाथ आश्रम में आकर छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण करते थे। साथ ही अपनी शिकायत में उन्होंने ये भी लिखा कि अनाथ आश्रम में बच्चों की संख्या को देखते हुए पूरा स्टाफ भी नहीं था। बच्चों के साथ छेड़छाड़ हो रही है और दुर्व्यवहार हुआ है, आप आकर बच्चों की काउंसलिंग कीजिए। हम यहाँ पर आए, मैंने बच्चों की काउंसलिंग करी और 8 छोटे बच्चों ने बताया कि हमारे साथ होम के जो बड़े बच्चे हैं उन्होंने गलत काम किया। पार्टी जो होम के पुराने बच्चे थे जो यहाँ पर छोड़ के जा चुके हैं, वो भाई दूज के दिन यहाँ पर आए और उन्होंने पार्टी करी थी। और जो छेड़छाड़ करने वाले बच्चे, होम में रहने वाले जो अभी रह रहे हैं, उन्हीं बच्चों ने की। पुलिस ने आईपीसी की धारा 377, 109 और 117 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चों ने भी दूसरे बच्चों से गलत काम किया है। क्या कुछ मामला है जो सामने आया अभी? बाल कल्याण समिति जयपुर, जिनका कार्यालय गांधीनगर है, उनकी एक कमेटी या 3 सदस्यीय कमेटी चौड़ा रास्ता स्थित बालक आश्रम में आई थी। उन्होंने कुछ जांच करके एक जांच रिपोर्ट हमें प्रेषित की है, उस पर FIR दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। क्या मामला है, किस बात की रिपोर्ट मिली है? उन्होंने कुछ बच्चों के साथ में यौन उत्पीड़न, दुराचार, दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोप लगाए हैं। अच्छा, घटनाक्रम ये भी सामने आ रहा है कि बाहर से भी लोग आते थे और उनके साथ कुकृत्य करते थे। ये अनुसंधान का विषय है। बाहर से वहाँ आना साबित हुआ है 2 आरोपियों का, वो उनका क्या कृत्य रहा ये जांच का विषय है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को डिटेन किया है। किस तरह की वीडियो सामने आए हैं? हाँ, उनमें यौन उत्पीड़न के टाइप से वीडियो है, उनका गहराई से जांच कर रहे हैं। उसमें कोई काट-छाट तो नहीं है, उसी स्थान के हैं, कई और जगह के हैं। वो जांच करके और शीघ्र ही मुलजिमों तक पहुंचा जाएगा। अच्छा, अभी वीडियो के आधार पर जो जांच होगी, किन किन धाराओं के अंदर ये मामला दर्ज हुआ है, आगे क्या होगा? पोक्सो एक्ट तो है ही, क्योंकि बच्चों की उम्र छोटे हैं तो स्वतः ही पोक्सो एक्ट लगा दिया गया है और बाल श्रम और मारपीट की धाराओं में भी उनका मुलजिमों का चालान किया जाएगा। मामला सामने आने के बाद आश्रम में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। आश्रम के दरवाजे पर ताले लग गए हैं। जब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम उसी श्री हिंदू अनाथ आश्रम पहुंची तो वहां एक केयरटेकर दरवाजे पर ताला लगाता हुआ दिखाई दिया और जब हमारी टीम ने उसे आश्रम में अंदर जाने के लिए कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। कहाँ गए बच्चे, कहाँ गए? पुलिस स्टेशन में था। बच्चे तो है SOS में गए हुए हैं। ट्रांसफर कर दिया बच्चों का। हुआ क्या था? खोल तो दो, हम क्या अंदर घुस के अंदर यहाँ पर कोई नहीं है बात। तो भी खोल दो भाई साहब, पुलिस स्टेशन में जा सकते हो सर। देख तो ले कहाँ थे बच्चे, क्या था? इतना बड़ा हुआ है। अलाउ नहीं कर सकते। बाहर से लोग आ रहे थे, उनको अलाउ कर रखा था आपने? वो तो आ रहे थे। वो अलाउ उनका संस्था वाले। नहीं, संस्था की नहीं, जो आए थे जिन्होंने ये काम किया यहाँ आके बाहर के लोगों ने। नहीं, उनको नहीं। तो क्या फिर कैसे हो गया ये? उन्होंने मना कर रखा सर। किसने? आप बात के लिए किसने मना किया? आश्रम में फिलहाल कोई बच्चा नहीं है। सभी बच्चों का मेडिकल हो गया है और पुलिस ने बच्चों को फिलहाल सुरक्षित जगह पर रखा है। अंदर जाने की अनुमति नहीं है, ताले लगा दिए गए हैं और ये ताले साफ तौर पर ये बयान करते हैं कि कुछ न कुछ ऐसा हुआ है, ऐसी गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से ये ताले अब दरवाजे पर लग गए हैं। कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नवभारत, जयपुर। और हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ बाल अधिकार कार्यकर्ता योगिता भयान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत योगिता आपका। सबसे पहले भंवर पुष्पेंद्र, मैं अपडेट जानना चाहूंगा कि इस वक्त इस मामले को लेकर की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, क्या क्या चीजें अब तक प्रशासन को या जांच एजेंसीज को मिल पाई हैं? देखिए, अगर अब कार्रवाई की बात करें तो अभी तक 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। दोनों माइनर बताए जा रहे हैं और उसी आश्रम के रहने वाले बच्चे बताए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल कई तरह के खड़े होते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है और जो जिला इकाई है बाल आयोग की, वो क्या कर रही होती है, CWC क्या कर रही होती है। हालांकि पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हो गया, लेकिन पॉक्सो एक्ट की धारा 21 ये भी कहती है कि अगर किसी संस्था में इस तरह की कोई घटना होती है तो संस्था की जिम्मेदारी बनती है, अन्यथा संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये आर्टिकल 21 बोल रहा है। आर्टिकल 2016 ये भी कहता है कि अगर किसी संस्था में यह घटनाक्रम हो जाता है तो संस्था को अपराधी माना जाएगा, यानी कि उसने अपराध में सहयोग किया, इसलिए उसके खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए। लेकिन संस्थाओं के खिलाफ FIR दर्ज होने के बजाय 2 बच्चे वहां पर अरेस्ट किए गए हैं, तो ऐसे में कार्रवाई संस्था के लोगों के खिलाफ क्यों नहीं की गई, उसका पंजीयन अब तक रद्द क्यों नहीं किया गया। और राजधानी जयपुर में कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें रामगंज के अंदर मामला सामने आया, हाल ही में एक निजी स्कूल के अंदर मामला सामने आया जब टीचर ने
सेक्सुअल हरासमेंट किया। अब ये मामला सामने आ गया है और राजधानी में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, बावजूद इसके बाल आयोग सोया है। समाज कल्याण का भी मामला हो गया है, चूंकि इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं उसको समाज कल्याण ग्रांट भेजता है, तो ऐसे में समाज कल्याण का तो मंत्री नहीं है, क्योंकि जब पायलट और गहलोत गुट के अंदर गुटबाजी हुई थी और दोनों में विरोधाभास पैदा हुआ था, तब से लेकर अब तक मंत्री वहाँ नहीं है। खुद मुख्यमंत्री के पास समाज कल्याण का चार्ज है और घटना इस तरह की हो रही है। और मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। योगिता भयाना हमारे साथ है। योगिता, ये बहुत चौंकाने वाला और शर्मनाक घटना है कि अगर आज की तारीख में भी अनाथ आश्रम के अंदर ये हालत होती है कि बच्चे सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होते हैं। और अभी जो स्टैटिस्टिक्स में देख रहा हूं, सिर्फ एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं 2017-2018 के मुकाबले 2019 में लगभग 23% की बढ़ोतरी हुई है ऐसे मामलों में। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, और ये सिर्फ आज ही नहीं सुन रहे, हम सब कब से सुनते आ रहे। सबसे ज्यादा जो वनरेबल सिचुएशन में रहते हैं हमारे बच्चे रहते हैं, और स्पेशली जो ऐसे आश्रमों में रहते हैं। आप देखिए, बिहार में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, अभी ये राजस्थान की बात सुन रहे हैं हम। हर स्टेट को आप देख लीजिए, यहाँ पे ऑडिट्स होना जरूरी है, ऑडिट्स होते नहीं है। और आपने अभी बोला कि संस्था का लाइसेंस रद्द, अरे उन पे एक्शन होना चाहिए, उन्हें अरेस्ट करना चाहिए। ये किस बात का मतलब, इन्होंने तो सेफ्टी के लिए उनको रखा है और ये खुद ही रक्षक बन जाते हैं। जब ये खुद ही राक्षस बन जाते हैं तो आप सोचिए क्या भविष्य इन बच्चों का। ये पहले ही बेचारे कौन सी परिस्थितियों से निकल के इस आश्रम में रहने आते हैं, उसके बाद इन आश्रमों में कुछ और नहीं, शोषण होता है इन बच्चों का। मुझे लगता है कड़ी कार्रवाई करके इनको अरेस्ट करके इनको सजा देनी चाहिए। मैं तो फांसी तक की सजा के लिए इन आश्रम के ठेकेदारों को, जो ये चलाते हैं ऐसे आश्रम, कई लोग ये बातें जानते नहीं कि ऐसे अनाथ आश्रमों की जो ऑपरेशन हायरार्की होती है वो क्या होती है, इनकी देखरेख कौन करता है, इन आश्रम के पास फंडिंग कहां से आती है। देखिए, सारे के सारे जो ऐसे अनाथ आश्रम है डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। इसमें भी राजस्थान सरकार पूरी तरह से दोषी है, क्योंकि ये आश्रम उन्हीं के डायरेक्टली अंडर में है। और CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज है, उनका पूरा का पूरा ध्यान इसी में होना चाहिए। ऑडिट्स जाते हैं, वो लोग बच्चे आते हैं उनके पास, तो फिर वो क्या देख रहे हैं। अगर बच्चों का शोषण उनके नाक के नीचे हो रहा है, तो वो बाल अधिकार कि जो ये सरकार ने बनाई है ये संगठन, वो बिल्कुल बेमानी है। वो सरकारी सैलरी ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, वो देख ही नहीं रहे हैं बच्चों के साथ क्या हो रहा है। ऐसी घिनौनी हरकतें उनकी मतलब बच्चों के साथ आश्रमों में हो रही है। ये सारे के सारे आश्रम सरकार के अंडर आते हैं, चाहे वो NGO चलाती हैं, चाहे वो नॉन NGOs हैं, वो सब के सब डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। तो मैं सीधा और समझाइए, ये कहा जा रहा है कि जब काउंसलर ने बच्चों से आकर के बात की तो तब ये स्याह खुलासा हुआ कि बच्चों के साथ ये दुराचार वहां पर हो रहा है। पहली जिम्मेदारी तो उन लोगों की है जो कि आश्रम में रह रहे हैं, उन बच्चों की देखरेख कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी है। ऑफ कोर्स, क्योंकि सरकार की संरक्षण में होते हैं, सरकार की सुपरविजन में होता है। ये जो काउंसलर को उन्होंने बताया, अगर ये पहले भी अगर अच्छे से पूछी जाती, इस बात पे मैं बार बार तवज्जो देती हूँ कि हमारे बच्चे इतने असुरक्षित हैं इस देश में। अगर आप घर घर खटकाएंगे ना, तो पता चलेगा कितने बच्चे हमारे वनरेबल हैं। आश्रमों में तो साथ में रहते हैं। तो इस चीज के लिए सरकारों को और गंभीर होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे में रह रहे हैं। ठीक है योगिता, मैं माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूं आपको। एक चीज मैं चाहूंगा भंवर पुष्पेंद्र, दर्शकों का बताइए कि ये प्रकरण खुले हुए कितना वक्त हो चुका है, ये बात सामने आए हुए कितना वक्त हो चुका है जब बच्चों ने अपनी मुंह जबानी बताया कि उनके साथ क्या कुछ होता था, और जांच अब तक कहां आगे बढ़ी है? कितने लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई है अभी तक, और जो आश्रम के संरक्षक थे उनके ऊपर कार्रवाई क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर हम कार्रवाई की बात करें तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि सिर्फ 2 लोग अरेस्ट किए गए हैं। वो लोग अरेस्ट नहीं किए गए जिनके ऊपर सेक्शन 21 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, सेक्शन आर्टिकल 16 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो कि पॉक्सो एक्ट की धाराएं हैं। वो कहती हैं, संस्थागत जिम्मेदारी उनकी बनाती है। 21 जो धारा है, 16 जो है वो उसको अपराध में संलिप्त मानती है, यानी अपराध में सहायक मानती है। तो इन धाराओं के अंदर अभी तक मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ? आप पॉक्सो एक्ट लगा रहे हैं तो इन धाराओं को आपने दूर क्यों रख दिया? वो लोग कहाँ हैं जो जिम्मेदार हैं? बच्चों के साथ इस तरह की घटना होती है और एक दिन तो लगा नहीं होगा इस घटना को होने में। वीडियो क्लिप्स बनाई गई, वीडियो पुलिस ने जब्त किए हैं, बावजूद इसके कहीं से कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं आती है। सिर्फ एक ये कह सकते हैं कि इतिश्री कर ली जाती है कि बाल आयोग ठीक है वहां पहुंच गया है, FIR दर्ज हो गई है, अब हम जांच कर रहे हैं। ये सरकारी जुमले मैं वापस लौट रहा हूं, वक्त मेरे पास कम, लेकिन छोटा सा रिएक्शन योगिता मैं जानना चाहूंगा आपसे भी कि अनाथ आश्रम का जो कॉन्सेप्ट था, अनाथालय का कॉन्सेप्ट ये कि जिन बच्चों का कोई नहीं है, कम से कम उनका शारीरिक मानसिक पोषण हो चुके, वो आगे जिंदगी में बढ़ सकें। जिस सरकार के ऊपर जिम्मेदारी, उस सरकार के ऊपर भी क्यों ना केस दर्ज किया जाए कि आपके अंतर्गत जो मंत्रालय आता है, जो विभाग आते हैं, आप काम वहां पर नहीं कर पा रहे हैं।
काम नहीं कर पा रहे हैं, ये तो संरक्षण दिया जा रहा है। आप देखिए, एक होता है कि आप लाइसेंस रद्द कर दें, सरकार पे उंगली उठाएं, मैं तो सीधा कटघरे में खड़ा करती हूँ कि आप बच्चों को प्रोटेक्ट करने में फेल हुए हैं, आप गुनाहगार के बराबर हैं और न जाने कितने लोग उनका शोषण कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो सरकार का फेलियर नहीं है, सरकार सरासर इसमें हैंड्स एंड ग्लव्स है, मैं तो यहाँ तक बोलूंगी। सरकार ही कसूरवार है, और जिस मंत्री के ऊपर ये मंत्रालय का दारोमदार है, सबसे पहला कसूरवार वो है कि आप इतनी नाजुक स्थिति को पहचान नहीं पा रहे अपने मंत्रालय में। दारोमदार अगर लेकर बैठे तो फिर क्यों बैठे। बहुत शुक्रिया आप दोनों काम तक जुड़ने के लिए। राजस्थान से ये तस्वीरें सामने आई जो कि स्याह हकीकत खोलती, शर्मनाक ये तस्वीरें हैं, और शर्मनाक उन लोगों के ऊपर भी, उन लोगों के लिए भी हैं जो कि इस बारे में जिम्मेदार थे, न सिर्फ आश्रम के लोग बल्कि जिनके पास मंत्रालय है, जो मंत्री हैं इस विभाग के, उनके लिए भी ये चीज बेहद शर्मनाक। जवाब दे वो भी। एक डेटा आपको बताते हैं, कई महीनों से मासूमों का यौन शोषण हो रहा था। इस मामले का बच्चों के साथ जब काउंसलर ने बात की तब जाकर ये मामला सामने आया, और अभी तक भी जो मुख्य संरक्षक थे उस अनाथाश्रम के, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं। धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ।